अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक My यू। pleasure, Azu, my pleasure. सर एक हंगामा है कल से जो पीटीएम का जो जलसा हुआ था और वहां पे मंजूर पश्तीन ने भी नारे लगाए, खैर, और उसके बाद ईमान मजारी ने भी जो बड़ा एक मशहूर नारा है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी, उन्होंने भी नारा लगा दिया और उसके बाद वो सुबह अरेस्ट कर लिया गया उनको, और एक हंगामा है। किस तरह से देखते हैं ये सब? लेकिन सर साथ साथ अफगानिस्तान का फ्लैग लहराया जा रहा था, ये भी देखा गया। देखें, इसमें स्टेट कमजोर नजर आती है। हम्म। ज्यादती की इन्होंने नारे लगा के इस्लामाबाद में, और फिर जो अफगानिस्तान के झंडे इन्होंने वहां पे लहराए हैं, मैं उस पर जितना दुख किया जाएगा। दे हैव चैलेंज द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान। जो मुझे अफसोस इस बात का है कि इनसे सख्त हाथों से क्यों नहीं डील किया गया। एजेंसियां क्या कहां थी जब उनके उनके नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा था? ये क्यों हुआ है? स्टेट मुखालिफ नारे वहां पे किस तरह अलाउ किए गए? वो नारे लगाए, मैं सख्त ज्यादती। और देखें, जिस तरह भी हो, पाकिस्तान आर्मी में कमजोरियां होंगी, चीजें होंगी, आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस जो भी उनको कमजोर करेगा वो पाकिस्तान को कमजोर करेगा। देखें, हम उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं आरजू, जब हमने ये मिड 60s में जब ये डिसीजन लिए गए थे अयूब खान ने कि इसको डिफेंस स्टेट एक बनाया गया था, वहां से गलत चीजें हुई थी। अब इसको इस सिस्टम से, करंट सिस्टम से, हाइब्रिड सिस्टम से निकलने के लिए अदारों को पहले मजबूत करना होगा। और उसमें कौन कौन से इदारे हैं? आपकी सियासत है, जमहूरियत है, जुडिशरी है, लॉ एंड ऑर्डर है। और एक इस वक्त देखें ना, जब आप स्टेट को डिफाइन करते हैं तो आपकी इकाई की अलामतें होती हैं, चीजें जिस तरह आपकी करेंसी, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका रेलवे, आपकी एयरलाइन, आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका हम्म। जो निसाब होता है, ये आपकी फेडरेशन की अलामत होते हैं। दूसरी चीजें कमजोर हो चुकी हैं आपकी, सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाक फौज जो है वो आपकी फेडरेशन की एक अलामत समझी जाती लेकिन सर जो डिमांड वो कर रहे थे वो तो गलत नहीं थी। वो मिसिंग पर्संस का इशू उठाया था उन्होंने। ईमान मजारी ने कहा था कि जो करप्शन और जो गलत काम जर्नल्स ने और फौजियों ने किए हैं उसके ऊपर कोर्ट मार्शल होना चाहिए। सर वो डिमांड तो गलत नहीं है। लगी नहीं, मुझे। डिमांड एरिया गलत नहीं, लफ्ज उन्होंने मैंने बड़े केयरफुली सुना। उन्होंने कहा ये दहशत गर्दी जो है जीएचक्यू से दहशत गर्दी हो रही, ये लफ्ज इस्तेमाल। देखें, मैं नहीं ये कहता कि सारे हमारे फौजी भाई ठीक ही होंगे, सारे फरिश्ते होंगे, लेकिन यूनिफॉर्म में है वो इंस्टीट्यूशन स्टिल। जिस तरह मैंने आपको कहा, आपकी आपकी पाकिस्तान की फेडरेशन की अलामत आपकी फौज है। आज अगर अगर 1 मिनट के लिए सोचा जाए, आपने 3.5 साल काले बकरों पे एटॉमिक पावर ये चलाई है, तो फिर मुझे ये बताएं आज पाकिस्तान किस तरह बचता है? आपकी तस्वीरें देखकर एक खातून जिनका कोई नॉलेज नहीं है वो प्रमोट करती थी ब्यूरोक्रेट्स को, तस्वीरें देखकर। फिर उसके बाद जिस तरह पैसे लेके अपॉइंटमेंटें की जाती थी आपके एसपीओ की और डीसीओ की, और जिस तरीके से कल फिर जाके एम्बेसडरों से मिलके फिर ये मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें जाके अमीरुल मोमिनीन को जो है वो रिहा कराया जाए। तो फिर अगर इसमें फौज को भी छोड़ दें आप सपोर्ट करना, आप फौज को भी बैक स्टैप करेंगे, तो पाकिस्तान किस तरह सर्वाइव कर पाएगा? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं। बिल्कुल मैं ये नहीं कहता कि ये जो चल रहा है ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन इस वक्त अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस अगर फौज कमजोर है तो पाकिस्तान कमजोर है, मैं ये कह रहा हूं। और उसकी बात ये है कि इस वक्त यू आर इन द आपके पास इस वक्त अभी 9 मई वाक्य से आप रिकवर नहीं कर पाए, और उसके बाद जो कल जो जलसा हुआ है और जो नारे लगाए हैं, अफगानिस्तान के झंडों का क्या मतलब था वहां पे? बिल्कुल। मैं इस पे एहतजाज करूंगा। क्योंकि मुझे भी ये बात बहुत अजीब लगी कि अफगानिस्तान के झंडे लहराए जा रहे थे। ये चीज जो है कि इसका मतलब है कि ये उनके साथ मिलना चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को चाह रहे हैं कि ये अफगानिस्तान में दे दिया जाए। मैं कहता हूं पश्तीन साहब की मैं बड़ी चीजें सुनता रहता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने 2 लफ्ज कुछ और भी गलत इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि आप हमें आजादी के नारे भी, आजादी किस चीज की बात है भाई? तुम पाकिस्तान का हिस्सा हो। फिर उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी वहां पे। हाँ। उन्होंने एक चीज नहीं है, कई चीजें वहां पे गलत की हैं जिनको मैं कंडेम करूंगा बहसीत पाकिस्तानी अमेरिकन। ये मेरे मादरे मिल्लत के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, गलत किया। देखिए, आप डिसएग्री कर सकते हैं, आप एक पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन किस चीज की आजादी की बात कर रहे हैं आप?
पश्तीन साहब उन्होंने कहा हम खाल उतार देंगे, उन्होंने कहा हम खाल उतार देंगे, उन्होंने पतलूनें उतारी थी, हम खाल उतार देंगे। मैं इसको कंडेम करूंगा, बल्कि मैं पहले भी कहता हूं इन चीजों के साथ सख्ती से हैंडल होना चाहिए। जो पाकिस्तान को चैलेंज करेगा, पाकिस्तान की स्टेट को चैलेंज करेगा, मैं समझता हूं उसको उसके साथ सख्ती से डील करना चाहिए। जिस तरह पहले लोगों ने 9 मई को, मैं कहता हूं ये 9 मई के पैरेलल वाकया हुआ है ये इस्लामाबाद के अंदर, बिल्कुल पैरेलल हुआ। और जो नारे लगाए गए हैं और जो उन्होंने बातें की हैं, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं मुजम्मत करूंगा, ये गलत बातें उन्होंने की हैं। हाँ, जो लोग गुम हैं उनके ऊपर बात ठीक है करनी, लेकिन ये कहना कि आजादी होगी हमें, बल्कि उनके अल्फाज मुझे भूल नहीं रहे, मुझे बड़ी सख्त तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा हमें दोबारा इस्लामाबाद किसी और तरीके से आने के लिए हमें कंपेल न किया जाए। व्हाट यू मीन अबाउट इट? व्हाट यू थिंक? यू स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान? यू स्ट्रॉन्गर देन द पाक आर्मी? हाउ डेयर यू से दिस थिंग? आप डिसएग्रीमेंट कर सकते हो, पॉलिसीज के डिसएग्री करो, डिबेट करो, डायलॉग करो, लेकिन स्टेट को इस तरह चैलेंज ना कर। चैलेंज से मुराद भी नहीं है, बल्कि स्टेट को थ्रेट ना करो। चैलेंज करना एक अलग बात होती है, इन्होंने थ्रेट किया स्टेट को, ये ज्यादती की इन्होंने। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी इदारों का ये फर्ज बनता है कि इनके साथ सख्ती से डील किया जाए। और बिल्कुल सही मैडम मजारी ने जो वहां नारे लगाए हैं, मैं समझता था कि वो पढ़ी लिखी खातून है, वकील है, अपने अल्फाज सोच कर बयान करेंगी। पहले अपनी माँ को चुप कराती रही, कई दफा वो मैंने देखा था वीडियो की माँ को चुप करा रही थी। मैं शॉक कि उन्होंने खुद इस तरह की अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं और देन चैलेंज थ्रेट द स्टेट एट द सेम टाइम। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं उन्होंने की। सर वो तो कोर्ट की में जब लेके गए अदालत की सीढ़ियों पर भी उन्होंने यही नारे लगाए और फिर दोबारा। उसका हाल यही होता है। फिर जो स्टेट पे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आप यू कैन नॉट, बल्कि कहीं भी दुनिया में सबसे बड़ी, यू कैन नॉट थ्रेट द स्टेट। मैं रिगार्डलेस कितना भी मुल्क कमजोर हो, आप स्टेट के साथ नहीं लड़ सकते, आप स्टेट के सामने नहीं खड़े हो सकते। रिगार्डलेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक अलग बात है, आप इhtजाज करना एक अलग बात है, वो भी सिविलाइज्ड मैनर्स के साथ। ये करना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सर केसेस अजीब से बनाए हैं ईमान मजारी पे, कह रहे हैं कि जी हथियार उन्होंने उठा लिया, पुलिस वालों के हथियार का बॉक्स जो था वो उठा लिया, और अजीब अजीब किस्म की, मतलब उल्टी सीधी सी एफआईआर जो है वो काटी है। तो एफआईआर भी ठीक नहीं हो पाई। वो तो आपको पता, माजी में भैंस चोरी के केस भी चलते रहे हैं, बकरियां चोरी करने के केस भी बनते रहे। वो फिर जिस तरह भी उनकी मर्जी होती है, उन्होंने करना होता है, उन्होंने वो तो फिर, लेकिन ज्यादती हुई। लेकिन उससे बड़ी भी ज्यादती एक और मैं आपको, जो मुझे सुबह से कल से बड़ी तकलीफ है, जो आपके प्रेसिडेंट साहब ने जो ट्वीट कर दिया है, उन्होंने आपके सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने तो अब प्रेसिडेंसी में अगर रिट उनकी नहीं है मुलाजमी, और फिर 24 घंटे वेट करते रहे, और फिर उन्होंने जो किया है, मैं पहले भी आपको कई दफा कहता हूं कि हमारे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो कहते थे हर चीज ये आर्मी चीफ ने किया है, ये आर्मी चीफ साहब ने पुल बनवा दिया, ये ग्रीन जो है ये सिस्टम उन्होंने कर दिया, ये उनके बगैर मुमकिन नहीं था। तो कल उन्होंने बता दिया कि प्रेसिडेंसी भी जो ऑपरेटेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस प्रेसिडेंसी को बंद करके यहाँ पे कोई लाइब्रेरी बना दें, किसी नई यूनिवर्सिटी का बुनियाद रख दें, अगर नहीं तो दामने को के तर्ज का एक रेस्टोरेंट बना दे वहां पे, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी नहीं चलेगी। और इस तरह का टूटा फूटा प्रेसिडेंट आपको चाहिए भी नहीं। उनको भेजें कि वो जाके दांत निकालें, क्योंकि वो डॉक्टर हैं, को कहें वहां लोगों के दांतों को बहुत कीड़ा लग चुका है, कराची में जाएं, वहां चॉकलेट बहुत बिकती है, तो वहां दांतों का इलाज कराएं। ये सिस्टम नहीं काम कर रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है इस तरह की। सर सब हैरान हो गए सर, उनकी स्टेटमेंट, उनकी ट्वीट देखकर लोग हैरान परेशान है कि ये किसी मुल्क के सदर हैं कि क्या बात कर रहे हैं। आज आपको एक और वाकया बताना चाहता हूँ। ये जो सेरेमोनियल चीज थी, ये सेरेमोनियल जॉब है, ये सेरेमोनियल जॉब है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसमें खर्चा हो रहा है कौम का बहुत ज्यादा, इसको बंद किया जाए दुकानदारी को। ये बिल्कुल, मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं पहले, कि जब ज़ियाउल हक साहब ने दौर लगाया तो वहां पे चौधरी थे, वो हमारे, उनका क्या नाम था, फजल लाई साहब सदर थे। उन बेचारों की हालत ये थी कि सुना है रात को बंदा लिख जाता था दीवारों पे प्रेसिडेंसी के कि चौधरी ज़ोहरलाई को रिहा किया जाए। तो ये तो इस तरह का एक बंदा बैठा है, मेरा मकसद है ना उसका कोई लेना, ना अपने चपड़ासी को हायर कर सकता है, ना फायर कर सकता है, कौम का खर्चा है वहां पे, हमें खामखा किस्म का इस सिस्टम को, अगर मैं बताऊं आपको जाती तौर पर, आपके सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। सिविलियन डिपार्टमेंट्स आर नॉट वर्किंग। जब आपके फ्लाईओवर ब्रिज भी आर्मी चीफ ने बनाने हैं, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी उन्होंने लेकर आना है, तो ये डिप्टी कमिश्नर, ये फराडीए, ये क्या सिस्टम ये लगा रखा है। अब वैसे भी जमीनें आपकी जो है वो अब ऑनलाइन हो चुकी हैं,
पहले तो पटवारी होते थे, फ्रॉड एक हो रहा चल रहा होता था, खाते थे, लूटमार जारी थी। ये टैक्स कलेक्टर सिस्टम, जो कलेक्शन सिस्टम ब्रिटिश दौर का था, एक सिस्टम, कमिश्नर है, वॉइस रॉय टाइप इस तरह के लोग होते थे। अब इस सिस्टम की जरूरत नहीं है, इनको बंद कर दें, कुछ सेमी गवर्नमेंट टाइप चीजें बनाएं आप उनको, और प्राइवेटाइज करें उनको, और ऊपर सुपरविजन के लिए, जिस तरह आपको पता ही है, आपके रिटायर आर्मी वाले वैसे भी सारा कुछ चलाते हैं। तो मेरा ख्याल में ये गवर्नमेंट का, लोगों का पैसा बचाएं, ये इनको घरों में भेजें, इनको कहें जाके यार अपने वो कुछ छोटे छोटे प्लांट लगा लें, कुछ छोटे छोटे आप काम करेंगे, इनको जान छोड़ें। इनकी ये क्या एक ड्रामा बना रखा है, फेल सिस्टम है। मैं आप सरप्राइज ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त। और फिर उसके ऊपर ये है को जो अमीरुल मोमिनीन की पार्टी है, वो जाके एम्बेसडरों से मिल रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, उनके पांव पड़ रहे हैं, भाई हमें छुड़ाए, हमारे अमीरुल मोमिनीन को छुड़ाए। सर 2-3 और पकड़े गए ना, शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, असद उमर साहब भी अंदर हो गए। वो तो साइफर की वजह से जाना ही था उन्होंने। वो तो एफआईआर जो थी उनकी, जो उसकी थी, उसमें दोनों का नाम था साइफर की एफआईआर के अंदर। वो तो अब इसमें तो बल्कि इशारे जा रहे हैं कि खान साहब अब नहीं आते लंबे अरसे के लिए जेल में। ये इसका दूसरा इशारा ये है कि वो एक केस में से छूटेंगे, हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारी रॉयल जुडिशरी स्टिल इन इफेक्ट, रॉयल जुडिशरी भी अभी हो सकता है उनकी तरफ से भी 2-3 स्टेप इस तरह के लिए जाए, जो कि जिससे आप शाक हों, कौम जो टूटा फूटा हमारा सोसाइटी है, लोग उनमें शाक हों। लेकिन मेरे ख्याल में अब दूसरा केस बिल्कुल बहुत तैयार है, जो साइफर वाला है, और उसमें बड़ा स्ट्रांग है। उस पर ये 2 जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इसका मतलब यह है कि खान साहब won't be coming out of prison for long period time. उन्होंने भी वैसे अब इस पे अमल शुरू कर दिया है कि जोर लगा रहे हैं, कहते हैं कि जेल अडियाला ले आए तो ठीक है, वहां पे एयर कंडीशन वगैरह लगा दें मुझे, तो मैं आई एम फाइन विद इट। और दूसरा मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि सारा 3.5 साल हम अमलियात करते रहे हैं, काले बकरे जलाते रहे हैं, काला बकरा क्यों नहीं इस वक्त काम कर रहा कि वो अटक से निकल के अडियाला आ जाए? वो मंत्र शंत्र क्यों नहीं काम कर रहा? मिर्चें जो लाई थी पिछले दिनों में, तावीज भी निकल रहे हैं, पता नहीं अमलियात जिन्नात कहाँ चले गए हैं। छुट्टी पे तो नहीं गए, हो सकता लंदन आए हुए हों। सर गर्मी बहुत है, जिन कहीं ठंडे जगह पे चले गए होंगे। लेकिन सर जो नई गवर्नमेंट आई है, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, सर वो भी बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। एक साहब कह रहे हैं कि जी मैं तो 80 बिलियन तक जो है वो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की पहुंचा दूंगा, दूसरे कह रहे हैं इंडिया से बात करनी है। भाई इंडिया से आप बात कर, ये इंडिया के साथ बात करना ये बिजली का बटन तो नहीं है कि आपने सुबह ऑन कर दिया शाम को ऑफ कर दिया। उनसे भी तो पूछे, उनका दिल है आपसे बात करने का या नहीं है, वो आप पे एतमाद करते हैं या नहीं करते हैं। ये इस तरह के ये बच्चों का खेल थोड़ी है, आज हम आए लूडो खेलते हैं, ये लूडो वाली गेम तो नहीं है ना। ये तो स्टेटमेंटों से बात आगे। लेकिन एक और बात बताऊं मैं आपको, ठीक है आपने स्टेटमेंट दी कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन मशाल को साथ मशाद मलक को आपने रख लिया है साथ। ये किस तरह का भी है? मुझे आप इससे आप तो खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और दूसरा आरजू, मैंने इस कैबिनेट को पढ़ने की कोशिश की है, इससे पूरा माइंडसेट पता चलता है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें ज्यादातर जो आपके वुज़रा हैं, उनमें कुछ चीजें देखी गई हैं कि वो सूट पहनते अच्छे लगते हैं, एज उनकी मुनासिब हो, ज्यादा बूढ़े ना हो, सूट में अच्छे लगे, इंग्लिश बोलने की सलाहियत रखते हैं नहीं रखते, इंग्लिश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सिर्फ ये चीजें देखी गई। उनके करप्शन के नहीं देखा गया, उनके सोसाइटी के अंदर उनकी रिप्यूट के बारे में कोई नहीं इतने इन्वेस्टिगेट किया गया। मुझे लग रहा है कि पर्सनल रिलेशनशिप बेस पे ये कैबिनेट में लोग आए मेरे ख्याल। लेकिन इनको देखने के बाद नजर आता है कि अभी तक आप जिसने भी ये कैबिनेट तश्कील दी है, वो अभी तक पाकिस्तान के बारे में इतना ज्यादा सीरियस नजर मुझे नहीं। सर एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई है, एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है हर कैबिनेट हमेशा से, चाहे केयर टेकर हो चाहे वैसे आए कोई। जी आरजू, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ही तो 76 साल से भी चला रही है ना सारा कुछ। एस्टेब्लिशमेंट ही पहले भी इस तरह के देखे ना, ज़ियाउल हक साहब क्या क्या कारनामे कर गए, अयूब खान साहब, मैंने आपको बताया था आज जहां आप खड़े हैं इसके फाउंडर अयूब खान साहब। तो उसमें एस्टेब्लिशमेंट तो पहले भी बहुत कुछ करती रही है, एस्टेब्लिशमेंट भी गलतियां कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे कोई इतनी ज्यादा, देखें ताबिश गौहर साहब के बारे में पहले ही एलिगेशंस मौजूद थे, बाजवा साहब के साथ कतर गए थे, ईरान से तेल उन्होंने मंगवाया था, करप्शन के चार्जेस के ऊपर उनको निकाला गया था कैबिनेट से। हाँ, अच्छा होता अगर ताबिश गौहर साहब को लाने से पहले कौम को एतमाद में लिया जाता, बताया जाता कि इनके ऊपर एलिगेशन जो थे वो नहीं, गलत थे वो, और इनकी ये एबिलिटीज हैं जिस वजह। और क्या ही अच्छा होता कि कोई गवर्नमेंट का एक आदमी
आके इन लोगों के बारे में बताता कि इन लोगों को क्यों हायर किया गया, इनकी एक्सपर्टीज क्या है। फिर हर मिनिस्टर को बारी बारी किसी शो में टीवी पे बुला के बताया जाता कि इनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है। ये क्या ही अच्छा होता है। लेकिन फिर वो तो सर अगर जब है ही नहीं सर, ना कोई गोल है ना कोई अचीवमेंट है, तो क्या बताएंगे भाई, मामू सबके लंदन बैठे हैं, बच्चे सबके टोरंटो बैठे हैं, यही इनकी काबिलियत है और इसके अलावा तो काबिलियत। बिल्कुल। तो वही ना, तो सर क्या क्या प्रोफाइल बताई जाती है? यही है जो मैं और आप बता रहे हैं कि इनकी सिर्फ यही है कि वो पीआर पे और पर्ची सिस्टम पे और जान पहचान पे ये सब पे सब लगे हैं। लेकिन सर दूसरी तरफ हम भारत को देखते हैं सर, कभी ब्रिक्स में वो आगे जा रहे हैं, कभी वो जो है G20 करा रहे हैं, कभी वो एससीओ की मीटिंग करा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है उनके यहाँ, कभी वो कोई पोस्ट ऑफिस बना रहे हैं, 3D पोस्ट ऑफिस वो किया जा रहा है, और हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा काम नहीं हो रहा। कोई सिंगल काम ऐसा नहीं है जो मैं और आप बैठ के बात कर सके कि ये हो रहा है। आरजू, मैं हमेशा ये जिस तरह पहले भी आज फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा ये जो आपने जितनी बातें की हैं ये पाकिस्तानी लोगों के सर के ऊपर से गुजर रही हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट होगी इनसे, पाकिस्तानी बच्चों से, ये जो लौंडे लपाड़े हैं, खुदारा ये उर्दू के ट्वीट छोड़ के जरा भारत की खबरें सुन लिया करो। पंजाबी गाने सुनते हो उनके, बॉलीवुड की मूवीज देखते हो उनके, उनकी तरक्की की तरफ भी देखो जरा। खुदारा ये मेरी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो चीजें आपने की इनके बारे में ये पढ़ें कम से कम, कि कहाँ जा रहा है, साथ पड़ोस में क्या हो रहा है, और उनके बारे में मैंने आपको बताया उनकी तकारीर भी सुना करें, उनकी तकरीरें उनको लीडरों की सुने, किस तरीके से करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं ये भी देखें। उनके उनका सिस्टम इज इंटैक्ट, इज वर्किंग। बल्कि यहां तक है, मैंने जिस तरह अगले दिन बता रहा, यहाँ जो लोग कनाडा में भारतीय हैं, जो अमेरिका में हैं, बरतानिया, वो वापस भारत जा रहे हैं क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो चुका है, सैलरी पैकेजेस इंप्रूव हो चुके हैं, सेविंग वहां रह के वो ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे महंगाई ज्यादा है, वहां पे ड्राइवर हैं, कुक हैं, खानसामे हैं, चीजें मौजूद हैं, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, धमाके नहीं हो रहे हैं वहां पे, तो ये वो वापस जा रहे हैं। तो और मैं जब यहाँ पे आया था अमेरिका में, मेरे साथ जो दोस्त थे भारतीय, वो अक्सर हम बैठ के बात किया करते थे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, कि दिन आएगा कि जब भारतीय वापस जाना शुरू हो चुके हैं। मैं आई एम सरप्राइज्ड। बल्कि इस वक्त तो भारत के पढ़े हुए लोग, जिस वक्त जब मैंने टेस्ला के जो अगले दिन तनेजा साहब हैं, उनकी अमेरिका की एजुकेशन नहीं है, सिर्फ न्यू दिल्ली की उनकी एजुकेशन है सारी। तो वो उनकी, जिस तरह मैंने बताया कि आईआईटी है उनका, आईआईएम भी है, मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, और वो इस वक्त, बल्कि पहले भी यहाँ सुना जाता था कि एमआईटी में एडमिशन मिल जाता है, आईआईटी में नहीं मिलता एडमिशन, उनके स्टैंडर्ड्स इतने हाई है। बिल्कुल। लेकिन सर पाकिस्तान में 90% लोगों के यूरोप के वीजे इस बात पर रिजेक्ट हो जाते हैं कि वहां पे लिखा होता है हमें लगता है कि तुम वापस नहीं आओगे, मतलब ये रीजन देते हैं वो। तो जाता कौन है? कौन जाता है यहाँ से? सारे आते, ख्वाहिश तो यही करते हैं। आज वीजा यूरोपियन ममालिक खोले आपके, तो पाकिस्तान में बंदा बचेगा कोई नहीं, बिल्कुल। हो सकता है आपकी कैबिनेट भी सारी आ जाए, वजीर भी सारे आ जाए, हो सकता है सदूर आपके चीफ मिनिस्टर सारे आ जाए यहाँ। लेकिन अगले दिन आपने जो खासकर बात देखी है, ब्रिटिश एम्बेसी ने जो एक अपना बताया है कि उनके कितने एप्लीकेंट हैं इस वक्त जो आ रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं वीजों के लिए, और जो इस वक्त लोग भागने के चक्कर में हैं। और मैंने शायद अगले दिन ट्वीट भी की थी कि इस पे, कि जो एप्लीकेशन वीजा भर सकते हैं वो तो एम्बेसियों की लाइनों में लगे हैं, जो बेचारे नहीं भरने के सिवा वो पैदल भाग रहे हैं टर्की के रास्ते, ईरान जाते हैं, ईरान से टर्की। सर विजिट वीजा तो बंद है सर, विजिट वीजा बंद कर दिया सारी यूरोपियन कंट्रीज ने, बिजनेस वीजा मिलता है, लेकिन अब बिजनेस वीजा पता नहीं। विजिट आप मुझे ये बताएं, जहां 300 रुपए का डॉलर है वहां आप अब विजिट करने जाएंगे? कौन विजिट करने जाएगा? हाँ, इस वक्त जो, बल्कि एक और बात बताना चाहता हूं, आपके जितने लूटर्स हैं उनमें, उनके बारे में अगले दिन मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा आपके जो भाग भाग के माल्टा की ले रहे हैं सिटीजनशिप, कैरिबियंस की सिटीजनशिप ले रहे हैं आपके लूटर्स। उनमें से मैं थोड़ी सी मिसाल देना चाहूंगा, हमारे अमीरुल मोमिनीन की फैमिली में से भी फराह गोगिक ने भी माल्टा की ली है सिटीजनशिप, और उनकी भी, और इस तरह के कई लोग हैं यहाँ से दुबई जाते हैं, और दुबई से वो कैरिबियन के कुछ ममालिक हैं, $1.5 लाख की वो दे देते हैं पासपोर्ट, और 6-6 महीने में पासपोर्ट बन जाता है। तो इस वक्त वो बड़ी पॉपुलर है इस वक्त आपके जितने लूटर्स हैं, और $1.5 लाख तो आपके कई लूटर्स जेब में डाल के फिर रहे होते हैं। मैं तो कई दफा सरीना में गया हूं, 2 जगहों पे मैंने जाके देखा जो मेरे लिए बड़ा अजीब सा था, कि जब मैं वो बफे पे जाता था सरीना में या खाना खाने वहां पे, और आपके पीसी लाहौर में, हर आदमी के हाथ के ऊपर रोलेक्स घड़ी होती थी, और मैं जब लॉबी में जाता था तो 8-8 करोड़ की गाड़ी होती थी।
और यकीन करें, सरीना में कमरा नहीं मिलता, पीसी बिल्कुल। लाहौर में कमरा नहीं मिलता, हाँ, ऐसा ही है। फुल होता है। इतना करप्शन का पैसा, 2 नंबर पैसा आपके कंट्री में पड़ा है, इतना पड़ा। लेकिन पता नहीं एजेंसियां क्या इंटरेस्ट है उनका, उनका एजेंडा क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मार सकती। और इन्हीं होटलों में जिनकी मैंने बात की है, हर 10 फुट के ऊपर एजेंसी का एक बंदा फिर रहा होता है, वॉकी टॉकी लेकर। ऐसा ही है सर। उनको हर पता है कौन यहां रह रहा है, क्या सौदे इनके कमरों में क्या क्या सौदे हो रहे हैं, कहां कहां अफसरान बैठे हैं, अफसरान बिल्कुल। जिनकी पूरे महीने की तनख्वाह सरीना के एक रात का उसका वो है वो। सर सरीना मैरियट के भी सर बाहर जो डबल रोड है उसकी दूसरी साइड पे एजेंसी वाले ही घूम रहे होते हैं। जब सब हम किसी इंडियन इवेंट में जाती हूँ तो मुझे पकड़ लेते हैं कि वहां जा रही है, क्यों जा रही है। मैं चैनल सब्सक्राइब करा के आ जाती हूँ कि खड़े खड़े चैनल ही देख लो। देखिए मेरे इतना साथ तंग करते हैं सर, ये पाकिस्तानियों को तंग करने के लिए खड़े रहते हैं सिर्फ। आप उनकी बात कर रहे हैं, मेरे पीछे जो करते हैं सारा इस वक्त मुझे कल भी मेरे ट्वीट के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे भारतीय सारे दोस्त हैं, तुम भारत की बातें करते हो। और यार मैं भारतीय दोस्त हैं, जुर्म है भारतीय दोस्त रखना। मेरा तो भाई वो मैं तो अमेरिकन हूं, मेरा तो फैमिली मेंबर सिख है यार, वो तो, और वो इंडियन है, और आई एम प्राउड ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट। मेरे कई दोस्त हैं यहाँ पे इंडियन है, सारे हिंदू हैं, सिख हैं, सारे। मुझे उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं। हाँ, एक बात ये जरूर कहूंगा आपके लिए, ये इसमें क्या मजाक है, ये कहा जाए कि इंडिया का मॉडल है, आप उससे लर्न करें, एक सक्सेस मॉडल है उनका। और मैं हमेशा ये कहता हूं, आप दुश्मनी में इतने आगे चले जाते हैं, नफरतों में आप दिमाग बंद कर लेते हैं। और उसकी मैंने हाल आपको बताया कई दफा। ठीक है, भारत को आपको इतनी नफरत है, बांग्लादेश का मॉडल ले लें आप, सीखने की तरफ जाएं आप, लेकिन उस साइड पे नहीं जाना, बस सिर्फ नफरत करनी। तनकीद बराए तनकीद इस तरह नहीं होगा। बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली जाती नहीं, बिल्ली वहीं रहती है। तरक्की भारत आपको आपकी अप्रूवल की जरूरत नहीं है भारत को तरक्की के लिए, उन्होंने तरक्की करते रहना है, क्योंकि उनके पास अब नेशनलिज्म है। हमने सर ये नफरतें ही कर करके अपना यह हाल किया है। अगर हम शुरू से ही थोड़ा सा बैलेंस रहते और अच्छे ताल्लुकात रखते हर कंट्री के साथ जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, तो शायद कुछ बेहतर होता। आज अफगानिस्तान भी हमें पसंद नहीं करता और चाइना भी बर्दाश्त कर रहा है। कब चाइना भी एक तरफ हो जाएगा कुछ पता नहीं। नहीं बर्दाश्त करता, उसकी मैं बताता हूँ। अगले दिन आपको, जब आपने काकड़ साहब को लिया है, उसकी लेने की वजह यही थी, चाइनीज को खुश करने के लिए, ग्वादर के प्रोजेक्ट को। लेकिन उसी दिन उनकी चाइनीज इंजीनियर्स की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई थी, और शाम को चाइनीज एम्बेसी ने बड़ा लेटर लिख दिया था। देखिए, जो पाकिस्तान का इस वक्त आपके जो रिलीजियस टॉलरेंस जो नहीं है वहां पे, जिस तरह जड़ावाला में हुआ, उसकी एक वजह आरजू ये भी है कि यहाँ पे हमारे माइनॉरिटीज रही नहीं। आपकी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई पाकिस्तानी मुसलमानों की, और फिर उन्होंने उनका कारोबार बना लिया। उन्होंने, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर गली में 8-8 मस्जिदें हैं, वो और कुछ ना मिले तो एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को काफिर काफिर कहते हैं, और टॉलरेंस नहीं है। देखें, मैंने अमेरिका में आके यह सीखा है कि किस तरीके से दूसरे मजहबों के साथ, दुनिया का हर मजहब अच्छा है अगर आप उसको अप्लाई करें। हर मजहब के अंदर टीचिंग वही है, मोहब्बत का उसमें मैसेज है, रिस्पेक्ट का मैसेज है, लेकिन आप अगर उसकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें। ये अमेरिका में आके मैंने सीखा ये सारी चीजें, हाउ टू लिव इन अ हार्मनी। मैंने जिस तरह बताया कि मेरा भाइयों से ज्यादा उससे रिलेशनशिप है, एंड ही इज सिख। मैं उसके साथ गुरुद्वारे जाता हूँ, वो ही इज अ वेरी रिलीजियस पर्सन, गुरुद्वारे का चेयरमैन रहा है। मैं गुरुद्वारे के ऑलमोस्ट आई यूज्ड टू गो विद हिम वेयरएवर ही गोज। फिर मैं मंदिर में जाने, मेरा फेथ इतना कमजोर है कि मंदिर या चर्च जाने से मेरा फेथ कमजोर हो जाएगा, मेरा मजहब खतरे में आ जाएगा। ये कैसी बातें करते हैं आप? मेरे दोस्त हैं, उनकी कई दफा शादियों में जाता हूँ, मंदिरों में शादियां होती, उनके वफात होती है, मैं मंदिरों में जाता हूँ, गुरुद्वारे में जाता हूँ, चर्चेज में जाता हूँ। मेरा फेथ जो है, नौज बिल्ला, मेरा फेथ इतना कमजोर नहीं है कि मेरा कहीं जाने से फेथ कमजोर हो जाएगा। और मैं इस चीज पे उनको देखता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनको कहता हूँ ठीक है, पार्टिसिपेट करता हूँ उनके मजहबी त्यौहार के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैं खुद सर बचपन से जो है चर्च भी जा रही हूँ, मंदिर भी जा रही हूँ, क्योंकि कराची में पढ़ती थी मैं, मेरे साथ हर रिलीजन के स्टूडेंट्स थे। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्या एक दीवानगी है, हर किसी को हम चाहते हैं कि कलमा पढ़ा दे। बाज दफा मुझे मेरे कुछ इंडियन गेस्ट ये भी बताते हैं कि वो और चैनल्स पे, किसी में उन्होंने नाम नहीं बताया लेकिन गए तो उनको इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी, क्या मुसलमान हो जाए। मैंने कहा कमाल के लोग हैं।
कि मतलब वो शो में आए और आप उनको जो है वो तबलीग शुरू कर दें। तो ये वाला माइंडसेट हमारा हमें कहीं का नहीं छोड़ता। मेन रीजन यही। 21st सेंचुरी में किसी को फेथ बेस उससे नफरत कर, इंसानियत की तौहीन है कि उसको बिल्कुल। कहना हो कि उसके फेथ की बेस पे आप कहें कि यू आर नॉट ए गुड पर्सन, और फेथ बेस पे कहा जाए कि नहीं तुम्हारा मजहब जो है वो ठीक नहीं है, गलत बात। 21st सेंचुरी में बिल्कुल आप पहले अपने मजहब को समझें, अपने मजहब की फिलॉसफी को समझें। देखें सारा दिन अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, सलाम क्या है, सलामती का मैसेज देना, दुआ करना, लेकिन फिर आप उसी को डिनाई कर देते हैं, आप उसी को समझ नहीं पाते, ये गलत बात। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन सर देखते हैं कि ये आगे किस तरह से इन सब चीजों को लेकर चलते हैं और कुछ सीखते हैं, या यही बद से बदतर हालत की तरफ हम जाने लगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।